तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द मेरी जेंटलमैन नाम की इस अपकमिंग मूवी के बारे में, जो कि एक तरह से कुछ ही दिनों में हमें देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। तो ये एक रोमांटिक मूवी है। तो आज हम इसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे, जैसा कि फैक्ट, डिटेल, अपडेट, प्री प्रोडक्शन, रिलीजन, कास्टिंग, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। अपने माता पिता के छोटे शहर के प्रदर्शन स्थल को बचाने के लिए एक पूर्व बड़े शहर की नर्तकी ने केवल पुरुषों को शामिल करते हुए क्रिसमस थीम पर आधारित एक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। निदेशक पीटर सुलिवान, लेखक जेफरी शेंक, पीटर सुलिवान, मार्ला सोकोलोफ, स्टार ब्रिट रॉबर्ट, संचार माइकल मरे, मार्ला सोकोलोफ। नेटफ्लिक्स की हॉलिडे रोमांटिक कॉमेडी द मेरी जेंटलमैन के ट्रेलर में ब्रिट रॉबर्टसन एक पूर्व बड़े शहर की डांसर की भूमिका में है, जो अपने माता पिता के छोटे शहर के प्रदर्शन स्थल को बचाने के लिए रचनात्मक और सेक्सी तरीके का सपना देखती है। एक सभी पुरुष क्रिसमस थीम वाला रिव्यू। रॉबर्टसन और चैड माइकल मरे के बीच चिंगारी उड़ती है क्योंकि वह पहले टीजर में कपड़े उतारता है। हम इस शो को कुछ खास बनाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ जो इस शहर ने पहले कभी नहीं देखा, वह कहती है जब शर्टलेस डांसर स्टेज पर बॉडी रोल करते हैं। निर्देशक पीटर सुलिवान और लेखिका मार्ला सोकोलोफ, जिन्होंने फिल्म में अभिनय भी किया है, कि इस फिल्म में बेथ ब्रोड्रिक, माइकल ग्रॉस, मैक्सवेल कॉलफील्ड, हेक्टर डेविड जूनियर, कोल्ट प्रेटेस और मार्क एंथोनी सैमुअल ने भी अभिनय किया है। चैड माइकल मरे, जन्म 24 अगस्त 1981, एक अमेरिकी अभिनेता, लेखक और पूर्व मॉडल है। उन्होंने WB/CW टीन ड्रामा सीरीज 1 ट्री हिल 2003-09 2012 में लुकास स्कॉट की मुख्य भूमिका निभाई और गिलमोर गर्ल्स 2000-01 में ट्रिस्टिन डुग्रे, डॉसन क्रीक 2001-02 में चार्ली टॉर और रिवरडेल 2019 में एडगर एवरनेवर की आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। ये सभी एक ही नेटवर्क पर है। उन्होंने फिल्म ए सिंड्रेला स्टोरी 2004 में अभिनय किया और फ्रीकी फ्राइडे 2003 और फ्रूटवेल स्टेशन 2013 में सहायक भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने चुना 2013 से 14, सन रिकॉर्ड्स 2017 और सुलिवन क्रॉसिंग 2023 वर्तमान में अभिनय किया और मार्वल ABC श्रृंखला एजेंट कार्टर 2015 से 16 में मुख्य कलाकार के रूप में और फॉक्स स्टार 2018 से 19 में एक आवर्ती भूमिका में दिखाई दिए। मरे ने मुख्य चित्रकार डेनिजेल जेजेलज के साथ एवरलास्ट 2011 नामक एक ग्राफिक उपन्यास लिखा है और हीथर ग्राहम के साथ सहलेखक के रूप में अमेरिकन ड्रिफ्टर 2017 नामक एक उपन्यास लिखा है। प्रारंभिक जीवन। चाड माइकल मरे का जन्म बफेलो, न्यूयॉर्क में हुआ था और उनका पालन पोषण एक अकेले पिता, रेक्स मरे ने किया, जो एक विमान पायलट के रूप में काम करते थे। जब मरे 10 साल के थे, तब उनकी मां ने परिवार छोड़ दिया। 2 उनके 5 भाई बहन हैं, जिनमें एक छोटी बहन, 3 छोटे सगे भाई और उनके पिता की दूसरी शादी से एक छोटा सौतेला भाई शामिल है, और उनके 2 सौतेले भाई बहन हैं, जिनमें एक सौतेली बहन और एक सौतेला भाई शामिल है। 3 मरे ने न्यूयॉर्क के क्लेरेंस में क्लेरेंस हाई स्कूल में पढ़ाई की। 4 वह साहित्य के प्रशंसक बन गए और फुटबॉल खेला। 5 एक किशोर के रूप में उन्होंने ईस्टर्न हिल्स मॉल में डिप्सन थिएटर में काम किया। 6-7 अपनी किशोरावस्था के अंत में उन्होंने अपनी नाक तोड़ दी। इसके कारण उनके करियर के दौरान ऐसी खबरें आईं कि उन्होंने नाक की सर्जरी करवाई है। मरे ने 2004 के एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया, मैं 18 साल की उम्र में बर्गर किंग में कूद गया था और मेरी नाक मेरे चेहरे के दूसरी तरफ लगा दी गई थी। यह 3 लोगों का काम था। डॉक्टरों ने एक्सरे चलाने की भी जहमत नहीं उठाई। उन्होंने इसे बस रीसेट कर दिया।
लेकिन यह नाक की सर्जरी नहीं थी। मुझे इस बात से नफरत है कि लोग कहते हैं कि यह नाक की सर्जरी थी। 8. आजीविका 1999 से 2002 कैरियर की शुरुआत। मरे ने ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में एक मॉडलिंग सम्मेलन में भाग लेने के लिए छात्रवृत्ति जीती, जहां उनकी मुलाकात एक एजेंट से हुई जिसने उन्हें एक सप्ताह के लिए लॉस एंजिल्स जाने और देखने के लिए प्रोत्साहित किया कि क्या होता है। 2. बाद में उन्हें एक प्रबंधक मिला और वे 1999 में हॉलीवुड चले गए। 2. मरे ने स्केचर्स, टॉमी हिलफिगर और गुच्ची जैसे ब्रांडों के लिए मॉडलिंग शुरू की। 9. 2000 में उन्होंने एमटीवी ड्रामा एंथोलॉजी सीरीज अनड्रेस्ड में डैन के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, जिसका एपिसोड स्केयर्ड स्टिफी 8 मार्च को प्रसारित हुआ, जो इसके दूसरे सीजन का हिस्सा था। उस वर्ष बाद में मरे को WB टेलीविजन सीरीज गिलमोर गर्ल्स में अमीर बच्चे ट्रिस्टिन डुग्रे की भूमिका में लिया गया, जो पहले सीजन में एक आवर्ती चरित्र के रूप में था, जो 5 अक्टूबर को शुरू हुआ और अगले वर्ष दूसरे सीजन के एक एपिसोड में। यह सीरीज हिट हो गई और मरे पूरे दशक के लिए नेटवर्क पर एक प्रमुख अभिनेता बन गए। उन्होंने स्क्रीन पर अपना पहला वर्ष CBS क्राइम ड्रामा डायग्नोसिस मर्डर के 8वें सीजन के 16 नवंबर के एपिसोड में दिखाई देकर समाप्त किया। 2001 में उन्हें द WB के लिए एक टेलीविजन पायलट पारिवारिक ड्रामा मर्फीज डोजेन में कास्ट किया गया, जो न्यू जर्सी में एक आयरिश अमेरिकी परिवार के 12 बच्चों और उनके माता-पिता के इर्द-गिर्द घूमता था। मुख्य अभिनेत्री कैथी बेकर ने मार्च में हस्ताक्षर किए और पायलट को मई में नेटवर्क के लिए प्रदर्शित किया गया था, लेकिन इसे गिरावट के मौसम के लिए नहीं चुना गया था। 10. 11. मरे ने ईसाई सर्वनाशकारी काल्पनिक फिल्म मेगिडो द ओमेगा कोर 2 में किशोर डेविड अलेक्जेंडर की भूमिका निभाई, जो 7 सितंबर को रिलीज हुई। मरे को द WB की हिट टेलीविजन श्रृंखला डॉसन क्रीक में महिलावादी चार्ली टॉड की भूमिका में 5वें सीजन में एक आवर्ती चरित्र के रूप में लिया गया था, जिसका प्रीमियर 10 अक्टूबर को हुआ था। वह अगली बार CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के एक एपिसोड में दिखाई दिए। 2003 से 2010 वन ट्री हिल और मुख्यधारा की फिल्मों से सफलता। 2003 में मरे ने साल की शुरुआत पारिवारिक ड्रामा टेलीविजन फिल्म ए लॉन्ग वे होम से की, जिसे आफ्टरमैथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें उन्होंने घरेलू यौन शोषण के बाद सुलह करने की कोशिश कर रहे एक परिवार में शॉन की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने द WB की वेस्टर्न टेलीविजन फिल्म द लोन रेंजर में ल्यूक हार्टमैन की मुख्य भूमिका निभाई, जो 26 फरवरी को प्रसारित हुई, और एक संभावित सीरीज के लिए पिछले दरवाजे से पायलट के रूप में काम किया। मरे को वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स की कॉमेडी फिल्म फ्रीकी फ्राइडे में प्रेमी जेक की भूमिका में लिया गया, जिसमें लिंडसे लोहान और जेमी ली कर्टिस ने अभिनय किया, जो 6 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। यह मैरी रॉजर्स द्वारा लिखे गए 1972 के बच्चों के इसी नाम के उपन्यास का डिज्नी का तीसरा रूपांतर था। उस वर्ष के अंत में उन्हें WB श्रृंखला वन ट्री हिल में लुकास स्कॉट की मुख्य भूमिका में लिया गया, जो 23 सितंबर 2003 को शुरू हुई। पहले सीजन के समापन ने 4.50 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया। यह श्रृंखला WB के सबसे सफल कार्यक्रमों में से एक थी जिस वर्ष यह शुरू हुई थी, और 2006 में नेटवर्क के प्रतिद्वंद्वी UPN के साथ विलय होने के बाद भी प्रभावशाली रेटिंग के साथ जारी रही, जो कि CW बन गई। श्रृंखला ने वर्षों में मरे को 6 टीन च्वाइस अवार्ड नामांकन अर्जित किए, जिसमें अगस्त 2004 में च्वाइस टीवी ब्रेकआउट एक्टर और अगस्त 2008 में च्वाइस टीवी एक्टर ड्रामा जीतना शामिल है। श्रृंखला की लोकप्रियता से उत्साहित होकर वह और उनके वन ट्री हिल के सहकलाकार मास्टर कार्ड, केमार्ट, 13, सिंगुलर वायरलेस और चेवी कोबाल्ट के आधिकारिक समर्थक बन गए। 14. 2004 में मरे ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ए सिंड्रेला स्टोरी में ऑस्टिन एम्स के रूप में हिलेरी डफ के साथ अभिनय किया, जो 16 जुलाई को रिलीज हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $70.1 मिलियन की कमाई की, लेकिन आलोचकों द्वारा इसकी आलोचना की गई। 15, 16, 17
इस फिल्म ने मरे को अगस्त 2004 में चॉइस मूवी ब्रेकआउट एक्टर का पुरस्कार दिलाया और 2005 के टीन चॉइस अवार्ड्स में कई और नामांकन प्राप्त किए। वह एक ही वर्ष में टीवी और मूवी दोनों श्रेणियों में ब्रेकआउट एक्टर के लिए पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति है। मरे को नवंबर 2004 में पीपल पत्रिका द्वारा टीवी के सबसे सेक्सी लड़कों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 18 इसके बाद उन्होंने हॉरर फिल्म हाउस ऑफ वैक्स में निक जोन्स के रूप में सहाभिनय किया, जो 6 मई 2005 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। इस फिल्म ने मरे को 2 और टीन चॉइस अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया, जिसमें अगस्त 2005 में चॉइस मूवी एक्टर एक्शन थ्रिलर जीतना भी शामिल था। मरे को सितंबर 2005 में पीपल पत्रिका द्वारा फॉल टीवी के सबसे सेक्सी लड़कों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 19 और उसी महीने टीन पीपल पत्रिका के लिए कवर मॉडल थे। 20 उन्होंने इराक युद्ध की ड्रामा फिल्म होम ऑफ द ब्रेव में प्राइवेट जॉर्डन ओवेंस की भूमिका निभाई, जिसमें सैमुअल एल जैक्सन, जेसिका बिल और 50 सेंट थे। मरे 2007 मोंटे कार्लो टेलीविजन महोत्सव में 4 नवंबर 2008 को एओएल टेलीविजन की टीवी के 50 सबसे हॉट हंक एवर की सूची में मरे को 12 पर सूचीबद्ध किया गया था। 21 मई 2009 में यह बताया गया कि मरे वन ट्री हिल के 7वें सीजन के लिए वापस नहीं आएंगे। 22 मरे का एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें वह प्रशंसकों से कह रहे थे कि वे उन्हें वापस नहीं चाहते क्योंकि वे पैसे बचाना चाहते थे। हालांकि निर्माता मार्क श्वान ने एक साक्षात्कार में कहा कि मरे को शो में वापस आने के लिए महान चीजें की पेशकश की गई थी। 23 2010 में मरे ने एलिसिया कीज के म्यूजिक वीडियो अनथिंकेबल आई एम रेडी में उनके प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 12 मई को बीईटी के 106 एंड पार्क पर हुआ। 24-25 वीडियो में 1950 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक के विभिन्न युगों में पुनर्कल्पित एक युवा अंतर्जातीय जोड़े के बढ़ते रोमांस को दर्शाया गया है। इसने मार्च 2011 में 42वें NAACP इमेज अवार्ड्स में उत्कृष्ट म्यूजिक वीडियो का पुरस्कार जीता। 26 मरे ने ड्रामा टेलीविजन फिल्म लाइज इन प्लेन साइट में एथन मैकेलिस्टर की भूमिका निभाई, जो 3 अक्टूबर 2010 को लाइफटाइम पर प्रसारित हुई। उन्होंने क्रिस्टीना मिलान और एशले बेंसन के साथ टेलीविजन फिल्म क्रिसमस क्यूपिड में प्रेमी पैट्रिक कर्न्स की भूमिका निभाई। 2011 से 2015 चुना हुआ एजेंट कार्टर और स्वतंत्र फिल्में। 29 अगस्त 2011 को CW ने घोषणा की कि मरे वन ट्री हिल के अंतिम सीजन में लुकास स्कॉट के रूप में अतिथि भूमिका में लौटेंगे। 29 यह एपिसोड 22 फरवरी 2012 को समापन 9वें सीजन के हिस्से के रूप में प्रसारित हुआ। इसके बाद उन्होंने जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म टू राइट लव ऑन हर आर्म्स में पुरुष प्रधान जेमी ट्वर्कोव्स्की की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 11 मार्च 2012 को ओमाहा फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसने एनकोर अवार्ड जीता। यह फिल्म ट्वर्कोव्स्की की फ्लोरिडा स्थित गैरलाभकारी संगठन की स्थापना की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो नशे की लत, मानसिक बीमारी और आत्मचोट से जूझ रहे लोगों की मदद करती है, और 3 मार्च 2015 को एक सीमित नाटकीय रिलीज प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने लघु फिल्म द कैरियर में थैचर की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 27 अप्रैल 2012 को USA फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 12 मार्च को यह बताया गया कि उन्हें ABC स्क्रूपल्स के लिए एक टेलीविजन पायलट में पुरुष प्रधान स्पाइडर इलियट की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जिसमें क्लेयर फोरलानी ने महिला प्रधान बिली ओर्सिनी की भूमिका निभाई थी और नताली पोर्टमैन एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम कर रही थी। जूडिथ क्रांच के इसी नाम के 1979 के अग्रणी डेब्यू बॉनबस्टर उपन्यास से रूपांतरित संभावित श्रृंखला को नेटवर्क द्वारा नहीं चुना गया था। 30 मरे ने अगली बार फनी और डाई शॉट फर्स्ट किस में रेचल लेह कुक के साथ डायलन की भूमिका निभाई, जो 11 सितंबर को रिलीज हुई। लेखन कैरियर। मरे ने एक ग्राफिक उपन्यास एवरलास्ट लिखा, जो नवंबर 2011 में रिलीज हुआ। 63 नवंबर 2017 में
उन्होंने अमेरिकन ड्रिफ्टर एन एक एक्सहिलरेटिंग टेल ऑफ लव एंड मर्डर रिलीज किया, जिसे उन्होंने उपन्यासकार हीथर ग्राहम के साथ मिलकर लिखा था। रोमांटिक थ्रिलर एक सपने से प्रेरित थी। 64 व्यक्तिगत जीवन। मई 2007 में मरे। मई 2004 में मरे ने अपनी वन ट्री हिल की सहकलाकार सोफिया बुश से सगाई कर ली, 65, और उन्होंने 16 अप्रैल 2005 को सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में शादी कर ली। 66 उन्होंने सितंबर 2005 में अपने अलगाव की घोषणा की। 67 फरवरी 2006 में बुश ने धोखाधड़ी का हवाला देते हुए विवाह को रद्द करने के लिए अर्जी दी। 68 बुश की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया। 69 और इसके बजाय दिसंबर 2006 में इस जोड़े को तलाक दे दिया गया। 70 6 अप्रैल 2006 को यह बताया गया कि मरे की सगाई केंजी डाल्टन से हुई थी, जो एक अभिनेत्री और मिस नॉर्थ कैरोलिना टीन यूएसए 2006 की उपविजेता थी। एक दिन पहले मरे ने डाल्टन को नॉर्थ कैरोलिना एजेलिया फेस्टिवल क्वीन के स्वागत समारोह में ले गए, जहां डाल्टन ने राजकुमारी के दरबार का हिस्सा बनकर काम किया और उसे सगाई की अंगूठी पहनाई। 71 72 73 दोनों की पहली मुलाकात अगस्त 2005 में हुई थी, जब डाल्टन तीसरे सीजन के दौरान छठे एपिसोड में वन ट्री हिल में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में दिखाई दिए थे। 73 20 सितंबर 2013 को यह बताया गया कि उन्होंने लगभग 7.5 साल की अपनी सगाई को समाप्त कर दिया है। मरे के प्रतिनिधि ने मीडिया को बताया कि उन्होंने साल की शुरुआत में चुपचाप अलग हो गए थे। 74 75 सितंबर 2013 में मरे ने अपनी लेफ्ट बिहाइंड सहकलाकार ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री निकी व्हेलन के साथ डेटिंग शुरू की। दोनों को पहली बार 19 सितंबर को शैटो मार्मोंट से बाहर निकलते हुए एक साथ देखा गया था। 77 78 79 अगले महीने मरे चौसन के दूसरे सीजन में व्हेलन के साथ शामिल हुए। 36 लगभग 8 महीने की डेटिंग के बाद अप्रैल 2014 में यह जोड़ा अलग हो गया। 2014 में मरे ने अपनी चुनी हुई सहकलाकार सारा रोमर को डेट करना शुरू किया। जनवरी 2015 में यह घोषणा की गई कि उन्होंने और रोमर ने शादी कर ली है और अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। 80 उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटा जो 2015 में पैदा हुआ, 81 और 2 बेटियां जो 2017, 82 और 2023 में पैदा हुई। 2013 में मरे ने बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म फ्रूटवेल स्टेशन में ऑफिसर इनग्राम की भूमिका निभाई, जो माइकल बी जॉर्डन द्वारा अभिनीत ऑस्कर ग्रांट के आखिरी दिन की कहानी है, जिसे कैलिफोर्निया के ओकलैंड में एक बाट पुलिस अधिकारी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 12 जुलाई को नाटकीय रूप से रिलीज होने से पहले 19 जनवरी को 2013 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म का प्रीमियर हुआ, जो $1 मिलियन से कम के बजट से $17.4 मिलियन की कमाई करके आलोचनात्मक और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। मरे ने अगली बार हॉरर फिल्म द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट 2 घोस्ट्स ऑफ जॉर्जिया में पुरुष प्रधान एंडी वायरिक की भूमिका निभाई, जो 1 फरवरी को रिलीज हुई। वायरिक परिवार के इर्दगिर्द की सच्ची घटनाओं से प्रेरित। 33 34 उन्होंने क्राइम ड्रामा सीरीज साउथलैंड में ऑफिसर डेव मेंडोजा के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, इसके 5वें सीजन के दौरान 2 एपिसोड में, जिसका प्रीमियर 13 फरवरी को TNT पर हुआ था। इसने अपने सहकलाकार बेन मैकेंजी, ऑफिसर बेन शेरमैन, के साथ उनकी ऑनस्क्रीन यूनियन को चिह्नित किया, जिन्होंने लोकप्रिय किशोर नाटक द ओसी में रयान एटवुड की भूमिका निभाई थी, जो उसी वर्ष OTH के रूप में शुरू हुआ था। 35 9 अक्टूबर 2013 को यह बताया गया कि मरे को क्रैकल पर एक्शन थ्रिलर श्रृंखला चुना में शामिल होने के लिए चुना गया था। 36 उन्होंने दूसरे सीजन में जैकब और की मुख्य भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर उस वर्ष 12 दिसंबर को हुआ, और तीसरे सीजन में, जो 15 अप्रैल 2014 को रिलीज हुआ। मरे ने कॉमेडी फिल्म केवमेन में जे की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 26 अक्टूबर को 2013 ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल में 7 फरवरी 2014 को एक सीमित नाटकीय रिलीज से पहले हुआ था। उन्होंने कॉमेडी फिल्म ए मेडिया क्रिसमस में
टान्नर मैककॉय की भूमिका निभाई, जो 13 दिसंबर 2013 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। मरे ने अगली बार एपोकैलिप्स थ्रिलर फिल्म लेफ्ट बिहाइंड में सह-अभिनय किया। यह फिल्म जेरी बी. जेनकिंस और टिम लाहे द्वारा लिखित इसी नाम की उपन्यास श्रृंखला पर आधारित है, जो 3 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई थी। 29 अगस्त 2014 को यह घोषणा की गई कि मरे को एबीसी जासूसी थ्रिलर सीरीज एजेंट कार्टर में एजेंट जैक थॉम्पसन की भूमिका में लिया गया था, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। 37 पहला सीजन 6 जनवरी 2015 को प्रीमियर हुआ। 38 और दूसरा सीजन 19 जनवरी 2016 को प्रीमियर हुआ। 39 बाद में 2015 में उन्होंने फॉक्स ब्लैक कॉमेडी सीरीज स्क्रीम क्वींस के पहले सीजन के 24 नवंबर के एपिसोड में चैड रेडवेल के बड़े भाई ब्रैड की भूमिका निभाते हुए अतिथि भूमिका निभाई। मरे ने रोमांटिक ड्रामा फिल्म अदर पीपल्स चिल्ड्रन में पुरुष प्रधान पीके के रूप में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 15 अगस्त को कोलंबिया गॉर्ज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसने बेस्ट ऑफ फेस्टिवल अवार्ड जीता। इसे 25 दिसंबर को सीमित नाटकीय रिलीज मिली। 40 एक बेघर हेरोइन की लत को चित्रित करने के लिए मरे ने 25 पाउंड 11.34 किलोग्राम वजन कम किया, यह बताते हुए कि उन्होंने 3.5 सप्ताह तक व्यायाम किया। 2016 से 2022 सन रिकॉर्ड्स, स्टार और फोर्ट्रेस। मरे ने वेस्टर्न फिल्म आउटलॉज एंड एंजेल्स में हेनरी की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 25 जनवरी को 2016 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 15 जुलाई को सीमित नाटकीय रिलीज से पहले 14 मार्च 2016 को यह बताया गया कि मरे को सीएमटी जीवनी नाटक श्रृंखला $1 मिलियन चौकरी में सैम फिलिप्स के रूप में अभिनय करने के लिए चुना गया था। 43 14 दिसंबर को 8 एपिसोड की लघु श्रृंखला को 23 फरवरी 2017 को प्रीमियर करने से पहले सन रिकॉर्ड्स नाम दिया गया था। 44 2018 में उन्होंने ड्रामा टेलीविजन फिल्म द बीच हाउस में मिन्का केली और एंडी मैकडोवेल के साथ पुरुष प्रधान ब्रेट ब्यूहैम्प्स की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 28 अप्रैल को हॉलमार्क चैनल पर हुआ था। इसके बाद उन्होंने हॉरर फिल्म कैंप कोल्ड ब्रूक में पुरुष प्रधान जैक की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 25 अगस्त को हॉरहाउंड फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 14 फरवरी 2020 को एक सीमित नाटकीय रिलीज से पहले 27 अगस्त 2018 को यह बताया गया कि मरे को जेंडर मैकफरसन के रूप में एक आवर्ती भूमिका में लिया गया था, जो ब्रांडी नॉरवुड द्वारा निभाई गई कैसी ब्राउन की विषाक्त प्रेमरुचि है। संगीत नाटक स्टार के तीसरे सीजन में, जिसका प्रीमियर 26 सितंबर को फॉक्स पर। 8 फरवरी 2019 को यह बताया गया कि मरे को सीडब्ल्यू ड्रामा रिवरडेल के तीसरे सीजन में एडगर एवरनेवर के रूप में एक आवर्ती भूमिका में लिया गया था। 47 उन्होंने 17 नवंबर को हॉलमार्क चैनल पर टॉरे डेविटो के साथ टेलीविजन फिल्म राइट बिफोर क्रिसमस में ल्यूक मिलर के रूप में अभिनय किया। 2020 में मरे ने टेलीविजन फिल्म लव इन विंटरलैंड में ब्रेट हॉलिस्टर के रूप में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 11 जनवरी को हॉलमार्क चैनल पर हुआ। 48 उन्होंने अगली बार पॉल बार्नेट के रूप में फिल्म टू क्लोज फॉर क्रिसमस में अभिनय किया, जिसे 13 नवंबर को एक सीमित नाटकीय रिलीज मिली। 49 4 दिसंबर को लाइफटाइम पर प्रीमियर होने से पहले। 50 यह फिल्म जेसिका लोंडेस के साथ ऑन स्क्रीन सहयोग की श्रृंखला में पहली है। 2021 में उन्होंने फिल्म कलर्स ऑफ लव में जोएल शीहान के रूप में अभिनय किया, जिसे 4 फरवरी को एक सीमित नाटकीय रिलीज मिली। 51 23 अक्टूबर को जीएसी फैमिली पर एन ऑटम रोमांस शीर्षक के तहत इसकी पहली मूल फिल्म के रूप में प्रीमियर होने से पहले जेन पोर्टर द्वारा लिखित 2014 के उपन्यास टाइकून किस पर आधारित यह फिल्म 52 मरे और लोंडेस के साथ दूसरी है। उन्होंने टेलीविजन फिल्म $100 कोव में ब्रॉडी ब्रैडशॉ के रूप में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 26 जून को हॉलमार्क चैनल पर हुआ था। उन्होंने टेलीविजन फिल्म एंजेल फॉल्स क्रिसमस में गेब के रूप में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 26 नवंबर को जीएसी फैमिली पर हुआ, जो मरे और लोंडेस के साथ तीसरी फिल्म थी। 2023 वर्तमान सुलिवन क्रॉसिंग के साथ
टेलीविजन पर वापसी। 1 जून 2022 को यह घोषणा की गई कि मरे को ड्रामा सीरीज सुलिवन क्रॉसिंग में पुरुष लीड कैल जोन्स के रूप में लिया गया था, जिसमें मॉर्गन कोहन महिला लीड मैगी सुलिवन और स्कॉट पैटरसन उनके पिता सुली सुलिवन के रूप में थे। 54 रॉबिन केयर द्वारा लिखित इसी नाम की अमेरिकी उपन्यास श्रृंखला पर आधारित कनाडाई श्रृंखला का प्रीमियर 19 मार्च 2023 को सीटीवी पर हुआ। 55 दूसरे सीजन का प्रीमियर 14 अप्रैल 2024 को हुआ। 56 और जून 2024 में यह घोषणा की गई कि शो को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। 57 उन्होंने 9 मई 2024 को रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की मूल फिल्म मदर ऑफ द ब्राइड 2024 में ब्रूक शील्ड्स के चरित्र की प्रेमिका लुकास की भूमिका निभाई। 58 यह कई देशों में नेटफ्लिक्स की शीर्ष 10 सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सूचियों में पहुंच गई। 59 60 18 जुलाई 2024 को डिज्नी ने फ्रीकी फ्राइडे की सीक्वल फिल्म फ्रीकियर फ्राइडे 2025 के सेट पर जेक के रूप में मरे की एक तस्वीर प्रकाशित की। ब्रिटनी लीना रॉबर्टसन फ्लॉयड 1-2 जन्म 18 अप्रैल 1990। 3 जिनका जन्म और शुरुआत में पेशेवर रूप से ब्रिटनी रॉबर्टसन और बाद में ब्रिट रॉबर्टसन के रूप में जाना जाता था, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। वह द फर्स्ट टाइम 2012, टुमारोलैंड 2015, द स्पेस बिटवीन अस 2017 और आई स्टिल बिलीव 2020 फिल्मों में नजर आ चुकी है। साउथ कैरोलिना के ग्रीनविले में पली बड़ी, वह 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। 14 साल की उम्र में रॉबर्टसन टीवी भूमिकाओं के ऑडिशन के लिए अपनी दादी के साथ लॉस एंजल्स चली गईं, एक महत्वपूर्ण कदम जिसने उन्हें 16 साल की उम्र से स्वतंत्र रूप से रहने के लिए प्रेरित किया। रॉबर्टसन के शुरुआती करियर में उन्हें ग्रीनविले लिटिल थिएटर में मंच पर प्रदर्शन करते हुए देखा गया। स्क्रीन पर आने से पहले उन्होंने 2000 में शीना के एक एपिसोड में अपनी शुरुआत की। टेलीविजन और फिल्म में उनकी बाद की भूमिकाओं में पावर रेंजर्स टाइम फोर्स, द घोस्ट क्लब और ग्रोइंग पेन्स, रिटर्न ऑफ द सीवर्स, डैन इन रियल लाइफ और द 10th सर्कल में अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाएं शामिल है। लाइफ अनएक्सपेक्टेड 2010 से 2011 और द सीक्रेट सर्कल 2011 से 2012 जैसी सीरीज में उनकी मुख्य भूमिकाओं ने आगे की पहचान का मार्ग प्रशस्त किया। रॉबर्टसन को अंडर द डोम 2013 से 2014, टुमारोलैंड 2015 और गर्लबॉस 2017 में मुख्य भूमिका के लिए व्यापक प्रशंसा मिली, जिसमें उन्होंने उद्यमी सोफिया अमोरुसो का काल्पनिक संस्करण चित्रित किया। उनका करियर आई स्टिल बिलीव जैसी फिल्मों और टेलीविजन पर द रूकी, फेड्स 2022 जैसी भूमिकाओं के साथ जारी रहा। प्रारंभिक जीवन रॉबर्टसन का जन्म उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट में बेवरली, नीहेस और रेयान रॉबर्टसन, एक रेस्तरां के मालिक के यहाँ हुआ था। 3 रॉबर्टसन ग्रीनविले, दक्षिण कैरोलिना में पली बड़ी। वह 7 बच्चों में सबसे बड़ी है। उनकी माँ और सौतेले पिता के 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां, 1 लड़का, और उनके पिता और सौतेली माँ के भी 3 बच्चे हैं, 1 लड़की, 2 लड़के। 4-5 जब वह 14 साल की थी, तब उसकी दादी शूलर रॉबर्टसन उसे लॉस एंजल्स ले गई ताकि उसे टीवी पायलट के लिए ऑडिशन देने का मौका मिल सके। रॉबर्टसन ने कहा कि वे सेट पर खाली समय में साथ मिलकर बुनाई करते थे। 5 जब रॉबर्टसन 16 साल की थी, तब उसकी दादी उत्तरी कैरोलिना लौट आई, जिस समय वह लॉस एंजल्स में अकेली रहती थी। वे करीब बने हुए हैं। रॉबर्टसन पहली बार अपने गृहनगर में ग्रीनविले लिटिल थिएटर में मंच पर विभिन्न भूमिकाएं निभाते हुए दर्शकों के सामने आईं। 12 साल की उम्र में उन्होंने टेलीविजन सीरीज में भूमिकाओं के लिए ऑडिशन देने के लिए लॉस एंजल्स की लंबी यात्राएं शुरू की और एक सीरीज के लिए टेलीविजन पायलट में भूमिका निभाई, जिसे कभी किसी नेटवर्क ने नहीं चुना। उन्होंने 2000 में शीना के एक एपिसोड में शीर्षक चरित्र के युवा संस्करण के रूप में अपनी पहली स्क्रीन शुरुआत की। उन्होंने अगले वर्ष पावर रेंजर्स टाइम फोर्स में अतिथि भूमिका निभाई और द घोस्ट क्लब 2003
में अपनी भूमिका के लिए टीवी मूवी, मिनी सीरीज या स्पेशल लीडिंग यंग एक्ट्रेस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यंग आर्टिस्ट अवार्ड नामांकन प्राप्त किया। रॉबर्टसन को 2004 में ग्रोइंग पेन्स, रिटर्न ऑफ द सीवर्स में मिशेल सीवर की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। 2006 में कीपिंग अप विद द स्टीन्स में एक भूमिका निभाई। उन्होंने 2007 की फिल्म डैन इन रियल लाइफ में कैरा बर्न्स की भूमिका निभाई। रॉबर्टसन CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में गो टू हेल एपिसोड में दिखाई दिए और CBS टेलीविजन सीरीज स्विंगटाउन में एक आवर्ती चरित्र के रूप में भूमिका निभाई। 2008 में उन्होंने जोडी पिकॉल्ट के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित लाइफटाइम ओरिजिनल फिल्म द 10th सर्कल में मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद अन्य टेलीविजन भूमिकाएं निभाईं। 2009 में वह मदर एंड चाइल्ड में दिखाई दी। उसी वर्ष उन्होंने द एलिसन स्टोनर प्रोजेक्ट में डीजे के रूप में एक छोटी भूमिका निभाई। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट में बेब्स एपिसोड में टीना बर्नार्डी के रूप में एक अतिथि भूमिका भी निभाई, जो एक कैथोलिक किशोरी है जो एक समझौते में गर्भवती हो जाती है। 2010 की शरद ऋतु के अंत में उन्होंने डिज्नी चैनल की मूल फिल्म एवलॉन हाई में एली पेनिंगटन के रूप में अभिनय किया। रॉबर्टसन ने टेलीविजन ड्रामा सीरीज लाइफ अनएक्सपेक्टेड 2010 से 2011 में लक्स कैसिडी की मुख्य भूमिका निभाई, जिसे सकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद इसके दूसरे सीजन में रद्द कर दिया गया था। 2011 में वह स्क्रीम 4 में दिखाई दी। उन्होंने अलौकिक किशोर ड्रामा टेलीविजन सीरीज द सीक्रेट सर्कल 2011 से 2012 में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी, लेकिन इसके पहले सीजन के बाद इसे भी रद्द कर दिया गया था। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म द फर्स्ट टाइम में अभिनय किया। 2010 हैम्पटन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ब्रिट रॉबर्टसन, अनाइस डे मोस्टियर, पिहला वीटला, ज्रिंका क्वेटेसिक, फ्रीडा पिंटो और जेसिका चेस्टेन। 2013 में वह एंजी की भूमिका में साइंस फिक्शन मिस्ट्री टेलीविजन सीरीज अंडर द डोम के मुख्य कलाकारों में शामिल हुईं। 11, जिसे उन्होंने 2014 तक निभाया। इसके बाद उन्होंने डिलीवरी मैन 2013 और आस्क मी एनीथिंग 2014 फिल्मों में भूमिकाएं निभाईं, जिसके लिए उन्होंने नेशविले फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 2014 में रॉबर्टसन ने व्हाइट रैबिट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का बोस्टन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता। 2015 में उन्होंने द लॉन्गेस्ट राइड में अभिनय किया। 12 और फिल्म टुमारोलैंड में भी मुख्य भूमिका निभाई। 13, जिसके लिए उन्हें चॉइस मूवी एक्ट्रेस साइंसफाई फैंटेसी के लिए 3 चॉइस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। रॉबर्टसन को 2015 में द लॉन्गेस्ट राइड में सोफिया डैंको की भूमिका निभाने के बाद व्यापक पहचान मिली। उन्हें चॉइस मूवी एक्ट्रेस ड्रामा के लिए 3 चॉइस अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 2016 में उन्होंने मिस्टर चर्च और मदर्स डे फिल्मों में अभिनय किया और 2017 में उन्होंने साइंस फिक्शन रोमांस फिल्म द स्पेस बिटवीन अस और कॉमेडी ड्रामा फिल्म ए डॉग्स पर्पस में अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने नेटफ्लिक्स कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला गर्लबॉस में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने स्वनिर्मित करोड़पति सोफिया अमोरुसो का काल्पनिक संस्करण चित्रित किया। उन्होंने ABC के कानूनी ड्रामा फॉर द पीपल में पूरे 2 सीजन तक अभिनय किया। अप्रैल 2019 में रॉबर्टसन को लायंसगेट की आस्था आधारित जीवनी रोमांस फिल्म आई स्टिल बिलीव में ईसाई रॉक संगीतकार जेरेमी कैंप की वास्तविक जीवन की पत्नी मेलिसा हेनिंग की भूमिका में लिया गया था। 14, यह फिल्म मार्च 2020 में रिलीज हुई थी। जनवरी 2021 में रॉबर्टसन को ABC ड्रामा बिग स्काई के कलाकारों में आवर्ती चरित्र चेन क्लेनसेसर के रूप में जोड़ा गया था। 15-30 जुलाई 2021 को रॉबर्टसन को आगामी स्वतंत्र फिल्म द रीएजुकेशन ऑफ मॉली सिंगर में शीर्षक चरित्र के रूप में लिया गया। 16, व्यक्तिगत जीवन 25 मई 2022 को रॉबर्टसन ने ब्रिटिश नागरिक पॉल फ्लॉयड से अपनी सगाई की घोषणा की। 17,
इस जोड़े की शादी 8 अप्रैल 2023 को लॉस एंजिल्स में हुई। पावर रेंजर्स अभिनेता हेक्टर डेविड जूनियर पर इडाहो में हाल ही में हुए हमले के बाद दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। डेविड जूनियर, वास्तविक नाम हेक्टर डेविड रिवेरा, को 26 जुलाई को नम्पा, इडाहो के पार्किंग स्थल में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमले के संदिग्ध के रूप में नामित किया गया था। नम्पा पुलिस विभाग ने बुधवार को यूएसए टुडे को एक ईमेल में इसकी पुष्टि की। डेविड जूनियर की पहचान होने से पहले पुलिस ने सोशल मीडिया पर हमले का निगरानी वीडियो साझा किया। फुटेज में 35 वर्षीय अभिनेता को वॉकर का उपयोग कर रहे व्यक्ति को धक्का देकर जमीन पर गिराते हुए दिखाया गया है। हमले के बाद डेविड जूनियर उस व्यक्ति को डांटते हुए दिखाई देते हैं और बाद में एक काले ट्रक में बैठ जाते हैं। माइकल एडवर्ड ग्रॉस, जन्म 21 जून 1947, एक अमेरिकी टेलीविजन, फिल्म और मंच अभिनेता है। वे सिटकॉम फैमिली टाइज 1982 से 1989 में स्टीवन कीटन और ट्रेमर्स फिल्म फ्रेंचाइज में सर्वाइवलिस्ट बर्ट गमर की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। वे सभी फिल्मों, टेलीविजन शो और रद्द किए गए पायलट में दिखाई देने वाले एकमात्र अभिनेता है। प्रारंभिक जीवन। ग्रॉस का जन्म शिकागो में हुआ था। वे वर्जीनिया रूथ ग्रॉस के बेटे थे, जो एक टेलीफोन ऑपरेटर थे, और विलियम ऑस्कर ग्रॉस, एक टूल डिजाइनर। एक ग्रॉस और उनकी छोटी बहन मैरी कैथोलिक थे। उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में शिकागो में सेंट फ्रांसिस जेवियर 2 और सेंट जेनेविव 3 स्कूलों में भाग लिया। 1961 में बाद वाले से स्नातक किया। उन्होंने शिकागो के उत्तरी भाग में केल्विन पार्क हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1965 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने येल विश्वविद्यालय में ललित कला में मास्टर डिग्री प्राप्त करने से पहले इलिनॉइस शिकागो विश्वविद्यालय से ड्रामा की डिग्री प्राप्त की। उनकी बहन मैरी, जो सैटरडे नाइट लाइव की पूर्व कलाकार है, एक अभिनेत्री है। ये भाई-बहन अभिनेता रॉन मसाक के चचेरे भाई है। आजीविका। ग्रॉस को पहली बार 1980 के दशक के सिटकॉम फैमिली टाइज में स्टीवन कीटन के रूप में उनकी भूमिका में व्यापक दर्शकों ने देखा था। वह और उनकी सहकलाकार मेरेडिथ बैक्सटर, जिन्होंने उनकी पत्नी एलिस कीटन की भूमिका निभाई थी, का जन्म एक ही दिन 21 जून 1947 को हुआ था। हालांकि उनकी सबसे लंबे समय तक चलने वाली भूमिका ट्रेमर्स फ्रेंचाइजी में बर्ट गमर की रही है, जिन्होंने 1990 में मूल ट्रेमर्स की रिलीज से लेकर 2020 में ट्रेमर्स श्रीकर आइलैंड तक 30 साल तक भूमिका निभाई है। ट्रेमर्स 3 बैक टू परफेक्शन में उनके प्रदर्शन ने उन्हें डीवीडी एक्सक्लूसिव अवार्ड्स से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया, जिसे पहले वीडियो प्रीमियर अवार्ड्स के रूप में जाना जाता था। 7 ग्रॉस ने सिटकॉम नाइट कोर्ट के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने मार्की पोस्ट के चरित्र क्रिस्टीन सुलिवन के यौन शिकारी की भूमिका निभाई। 1988 में उन्होंने सच्ची जीवन पर आधारित फिल्म इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, द FBI मर्डर्स में एक जानलेवा बैंक लुटेरे की भूमिका निभाई। उनकी अन्य टेलीविजन क्रेडिट में बोस्टन लीगल, हाउ आई मेट योर मदर, बैटमैन बियॉन्ड, ER, पार्क्स एंड रिक्रिएशन एपिसोड, समर कैटलॉग, लॉ एंड ऑर्डर और इसके 2 स्पिन-ऑफ, SVU और क्रिमिनल इंटेंट शामिल है। अगस्त 2008 से जनवरी 2009 तक ग्रॉस CBS सोप द यंग एंड द रेस्टलेस में रिवर बाल्डविन के रूप में दिखाई दिए। ग्रॉस 2000 में स्पिन सिटी में फॉक्स के अंतिम शो नवंबर 1979 में ग्रॉस ने मार्टिन शेरमैन के बैंड के ब्रॉडवे प्रोडक्शन में ग्रेटा की भूमिका निभाई। 8 व्यक्तिगत जीवन। ग्रॉस का विवाह 2 जून 1984 से कास्टिंग डायरेक्टर एल्जा बर्जरॉन से हुआ है और वह उनके 2 बच्चों के सौतेले पिता है। 9 ग्रॉस अपने फैमिली टाइज सहकलाकार मेरेडिथ बैक्सटर के साथ घनिष्ठ मित्र बने हुए हैं। 10 ग्रॉस एक उत्साही रेल प्रेमी है, जिनके पास रेलवे की प्राचीन वस्तुओं का व्यापक संग्रह है। वह एक शौकिया रेल इतिहासकार, फोटोग्राफर, मॉडलर और एक कार्यरत रेलरोड, सांता फे दक्षिणी रेलवे, जो कि एचिसन, टोपेका और सांता फे रेलवे की एक पूर्व शाखा लाइन है, में सहस्वामी है,
जो लैमी और सांता फे, न्यू मैक्सिको के बीच संचालित होती है। 11 वह मॉडल रेलरोड इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा प्रायोजित विश्व के सबसे बड़े शौक अभियान के प्रवक्ता भी है, जो मॉडल रेलरोडिंग के शौक को बढ़ावा देता है। वह ऑपरेशन लाइफसेवर के प्रवक्ता भी रहे हैं, जो कि रेलरोड ग्रेड क्रॉसिंग पर सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला एक अभियान है। 12 2009 से ग्रॉस बाल्टीमोर, मैरीलैंड में ओ रेलरोड संग्रहालय के लिए सेलिब्रिटी प्रवक्ता रहे हैं। 13 वह यूट्यूब पर ओ रेलरोड संग्रहालय टेलीविजन नेटवर्क के होस्ट और सांता फे रेलवे हिस्टोरिकल सोसाइटी के सदस्य भी है। ग्रॉस शिकागो शावक बेसबॉल टीम के प्रशंसक है। शावक द्वारा 2016 विश्व सीरीज जीतने के बाद ग्रॉस ने अपने किरदार बर्ट गमर को ट्रेमर्स ए कोल्ड डे इन हेल के लिए शावक केप पहनने का सुझाव दिया, जो उन्होंने श्रृंखला की पहली 5 फिल्मों में पहनी अटलांटा हॉक्स केप की जगह ली थी। मार्ला सोकोलोफ, जन्म 1980, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्हें कानूनी ड्रामा टेलीविजन सीरीज द प्रैक्टिस में लूसी हैचर और फुल हाउस और फुलर हाउस में जिया महान की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। वह ट्रू क्राइम 1996, ड्यूड, वेयर इज माई कार 2000, शुगर एंड स्पाइस 2001 और लव ऑन द साइड 2004 फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। 2 प्रारंभिक जीवन। सोकोलोफ का जन्म सैन फ्रांसिस्को में सिंडी, नी सुस्मान और हॉवर्ड सोकोलोफ के घर हुआ था, जो एक पूर्व कैटरर और पोडियाट्रिस्ट थे। उनका परिवार यहूदी है। 3 और रूस और जर्मनी से आया है। उन्होंने लॉस एंजल्स काउंटी हाई स्कूल फॉर द आर्ट्स से स्नातक किया, जहां उन्होंने संगीत और थिएटर का अध्ययन किया। 2 आजीविका। 1993 में सोकोलोफ, तब 12 वर्ष की, ने अभिनय करियर की शुरुआत की, जब उन्हें लोकप्रिय एबीसी सिटकॉम फुल हाउस में जिया महान के रूप में लिया गया। वह मूल रूप से एबीसी के बॉय मीट्स वर्ल्ड में टोपंगा लॉरेंस की भूमिका निभाने के लिए सोच में थीं, और उन्होंने कुछ दृश्य भी फिल्माए थे। हालांकि बाद में यह हिस्सा डेनियल फिशेल को दे दिया गया था। 1995 में वह द बेबीसिटर्स क्लब के फिल्म रूपांतरण में मार्गुराइट कोकी मेसन के रूप में दिखाई दी, जो बुरी लड़की और बेबीसिटर्स की कट्टर दुश्मन थी। 1998 में सोकोलोफ ने कानूनी टेलीविजन ड्रामा सीरीज द प्रैक्टिस में रिसेप्शनिस्ट लूसी हैचर की भूमिका निभाई। अन्य लोकप्रिय प्रस्तुतियों के साथ उन्हें फ्रेंड्स के सीजन 8 में जॉय की गर्भवती बहन दीना के रूप में अच्छी तरह से याद किया जाता है। 2000 में उन्होंने किशोर रोमांस फिल्म व्हाटेवर इट टेक्स में मैगी कार्टर की भूमिका निभाई। नवंबर 2006 में उन्होंने एबीसी टेलीविजन श्रृंखला बिग डे में अभिनय किया, जो 30 जनवरी 2007 को समाप्त हुआ। उन्होंने बर्न नोटिस के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका भी निभाई, जहां उन्होंने मेलानी की भूमिका निभाई, जो मियामी आर्ट गैलरी में रिसेप्शनिस्ट के रूप में अंडरकवर काम करती थी, जिसके मालिक ने उसके चरित्र के पिता की हत्या कर दी थी। सोकोलोफ ने कई फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिनमें व्हाटेवर इट टेक्स, द क्लाइंब, द टोलबूथ, डूड, वेयर इज माई कार, शुगर एंड स्पाइस और लव ऑन द साइड शामिल है। 2008 में सोकोलोफ ने रोमांटिक कॉमेडी प्ले द गेम में पॉल कैंपबेल, एंडी ग्रिफिथ, डोरिस रॉबर्ट्स और लिज शेरिडन के साथ अभिनय किया। उन्होंने बायोनिकल द लीजेंड रीबॉर्न में ग्लेटोरियन किना की आवाज भी दी। उन्होंने मिनी सीरीज मेटियोर में इमोजेन ओनील की भूमिका निभाई। 2012 में उन्होंने टेलीविजन फिल्म ए क्रिसमस वेडिंग डेट में अभिनय किया। 4 उन्होंने फुल हाउस की सीक्वल सीरीज फुलर हाउस में जिया के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जिसमें दूसरे सीजन के एपिसोड गर्ल टॉक से शुरू होकर 11 बार प्रस्तुति दी। 5-6 व्यक्तिगत जीवन। सोकोलोफ ने अभिनेता जेम्स फ्रेंको के साथ 5 साल तक डेटिंग की, जब वे 1999 में व्हाटेवर इट टेक्स के सेट पर मिले थे। 7 2004 में उन्होंने डेडसी ड्रमर एलेक पुरो को डेट करना शुरू किया। उन्होंने 2009 में शादी की। 8 और उनकी 3 बेटियां हैं। मैक्सवेल कॉफील्ड, जन्म मैक्सवेल पीजे न्यूबी, 23 नवंबर 1959,
एक ब्रिटिश अभिनेता है। वे ग्रीस 2, 1982, इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, 1984, द बॉयज नेक्स्ट डोर, 1985, द सुपरनैचुरल्स, 1986, सनडाउन, द वैम्पायर इन रिट्रीट, 1989, वैक्सवर्क 2, 1992, गेटिसबर्ग, 1993, एम्पायर रिकॉर्ड्स, 1995, द रियल ब्लोंड, 1997, द मैन हू न्यू टू लिटिल, 1997 और ए प्रिंस फॉर क्रिसमस, 2015 में नजर आ चुके हैं। 2015 में कॉफील्ड ने पुलित्जर पुरस्कार विजेता जेम्स किर्कवुड की कॉमेडी लीजेंड्स में अपनी पत्नी जूलियट मिल्स और साली हेले मिल्स के साथ ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। उन्होंने वीडियो गेम जेम्स बॉन्ड 007 नाइटफायर 2002 में जेम्स बॉन्ड की आवाज दी। प्रारंभिक जीवन। मैक्सवेल पीजे न्यूबी का जन्म 23 नवंबर 1959 को बेल पर, डर्बीशायर में हुआ था। वे पीटर न्यूबी और ओरियोल रोजालिंड फाइंडलेटर के बड़े बेटे थे। उनके छोटे भाई मार्कस भी एक अभिनेता है। 1965 तक उनके माता-पिता अलग हो गए थे और उनकी मां ने कानूनी तौर पर अपने पहले नाम के पक्ष में उपनाम न्यूबी को त्याग दिया था। हालांकि उन्होंने नियमित रूप से बाल कलाकार के रूप में काम नहीं किया, लेकिन 7 साल की उम्र में उन्होंने 1967 की फिल्म एक्सीडेंट में टेड की भूमिका निभाई और उन्हें मैक्सवेल फाइंडलेटर के रूप में बिल किया गया। 4 कॉलफील्ड के अमेरिकी सौतेले पिता ने कथित तौर पर उन्हें 15 साल की उम्र में घर से बाहर निकाल दिया था। कॉलफील्ड लंदन के विंडमिल थिएटर में एक विदेशी नर्तक बन गए ताकि उन्हें एक अभिनेता के रूप में काम करने में सक्षम बनाने के लिए इक्विटी कार्ड प्राप्त हो सके। 5 थिएटर ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के बाद 6 उन्होंने यूके से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के बाद हॉट रॉक होटल 1978 में अपना न्यूयॉर्क सिटी डेब्यू किया और अगले वर्ष क्लास एनिमी 1979 में अपना स्टेज डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए थिएटर वर्ल्ड अवार्ड जीता। 7 उन्होंने हिटिंग टाउन 1980 में लॉस एंजल्स की शुरुआत की और उसी वर्ष द एलिफेंट मैन 1980 में दिखाई दिए, जिसके दौरान उनकी मुलाकात अपनी भावी पत्नी अभिनेत्री जूलियट मिल से हुई। 7 1980 के दशक की शुरुआत में कॉलफील्ड मिरर रिपर्टरी कंपनी का एक सक्रिय सदस्य था, जो द मिरर थिएटर लिमिटेड का हिस्सा था, जिसने पैराडाइज लॉस्ट, 8 रेन, इनहेरिटर्स और द हेस्टी हार्ट सहित कई रिपर्टरी प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया। 9 उन्होंने 1981 में जो ऑर्टन के एंटरटेनिंग मिस्टर स्लोएन, जोसेफ माहेर और बारबरा ब्रायन के साथ में शीर्षक चरित्र एक होमिसाइडल ड्रिफ्टर के रूप में ऑफ ब्रॉडवे की शुरुआत की। उनके प्रदर्शन की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। एक आलोचक ने लिखा, मैक्सवेल कॉफील्ड वेब में आदर्श मकरी है। उन्होंने कहा कि वह कॉफील्ड खुद के प्रति उतना ही निहत्था था जितना कि वह दूसरों के प्रति था, जो इस पुनरुद्धार को महान कॉमेडी का दुखद रंग देता है। 10 कॉलफील्ड ने ब्रॉडवे पर अपनी शुरुआत जेबी प्रीस्टली की एन इंस्पेक्टर कॉल्स में सियान फिलिप्स के साथ की थी। 3 वे जेसिका टैंडी और एलिजाबेथ विल्सन के साथ न्यूयॉर्क के पब्लिक थिएटर में सलोनिका में दिखाई दिए। नाटक के अधिकांश भाग में पूरी तरह नग्न दिखाई दिए। 11 और लॉस एंजल्स में मार्क टेपर फोरम में जो ऑर्टन की ब्लैक कॉमेडी लूट में। 7 2006 में कॉलफील्ड ने अमेलिया कैंपबेल के साथ ऑफ ब्रॉडवे टू हैंडर ट्रिस्ट में अपने नंगे छाती वाले दृश्य पर ध्यान आकर्षित किया। 2007 में उन्होंने केट मुलग्रे के साथ चार्ल्स बुश के नाटक अवर लीडिंग लेडी में अभिनय किया। 11 2007 में कॉलफील्ड ने शिकागो के लंबे समय से चल रहे लंदन प्रोडक्शन में बिली फ्लिन के रूप में अपना वेस्ट एंड स्टेज डेब्यू किया। फिर उन्होंने नवंबर 2007 में ब्रॉडवे प्रोडक्शन के लिए फ्लिन की भूमिका फिर से शुरू की। 12 2011 में वह कॉमेडी कैक्टस फ्लावर के ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन में दिखाई दिए। 13 रविवार 14 अप्रैल 2024 को कॉलफील्ड लंदन पैलेडियम में कूल राइडर सबसे चिकना सीक्वल की 10वीं वर्षगांठ के संगीत समारोह में दिखाई दिए। इस बार उन्होंने मिस्टर स्टुअर्ट की भूमिका निभाई
और रिप्रोडक्शन गीत गायन। टेलीविजन। कॉलफील्ड डायनेस्टी 1985 से 1986, द कोलबीज 1985 से 1987, मर्डर शी व्रोट 1988 से 1991, बेवर्ली हिल्स 90210 1990, द रॉकफोर्ड फाइल्स, गॉडफादर नोज बेस्ड 1996, स्पाइडरमैन 1995 से 1998, कैजुअल्टी 2003 से 2004, एमरडेल 2009 से 2010 और NCIS 2013 में नजर आ चुके हैं। उन्होंने मॉडर्न फैमिली सीजन 4 एपिसोड 16 बैड हेयर डे में क्लेयर के पूर्व प्रेमी और कॉलेज के प्रोफेसर की भूमिका निभाते हुए अतिथि भूमिका निभाई। 14 व्यक्तिगत जीवन। 1980 से कॉलफील्ड की शादी अभिनेत्री जूलियट मिल्स से हुई है, जो अभिनेता सर जॉन मिल्स और लेखिका लेडी मिल्स नी मैरी हेले बेल की बेटी है, और जोनाथन मिल्स और अभिनेत्री हेले मिल्स के बहनोई है। कॉलफील्ड मेलिसा नी मिकलेंडा मिल्स की दूसरी शादी से बेटी, और सीन कॉलफील्ड जन्म सीन अल्क्विस्ट मिल्स की पहली शादी से बेटा के सौतेले पिता है। 15 वह 5 सितंबर 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बन गए। एलिजाबेथ एलिस ब्रोड्रिक जन्म 24 फरवरी 1959, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने ABC बटा WB टेलीविजन सिटकॉम सबरीना द टीनेज विच 1996 से 2003 में जेल्डा स्पेलमैन का किरदार निभाया था। 4 उन्होंने ABC मिस्ट्री ड्रामा सीरीज लॉस्ट 2005 से 2008 में डायने जेनसेन और CBS साइंस फिक्शन ड्रामा सीरीज अंडर द डोम 2013 में रोज ट्विचेल के रूप में भी आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। 5 प्रारंभिक जीवन। बेथ ब्रोड्रिक का जन्म फालमाउथ, केंटकी में हुआ था। वह नीना लू, नी बोडेन और थॉमस जोसेफ ब्रोड्रिक की बेटी थी। 2 वह हंटिंगटन बीच, कैलिफोर्निया में पली बड़ी। बचपन से ही उन्हें थिएटर में दिलचस्पी थी। उन्होंने 16 साल की उम्र में हाई स्कूल से स्नातक किया और फिर कैलिफोर्निया के पासाडेना में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स से स्नातक किया। 2 आजीविका। एलिजाबेथ एलिस ब्रोड्रिक और बाद में नॉरिस ओनील के रूप में चर्चित, उन्होंने 2 वयस्क फिल्मों इन लव 1983 और बोर्डेलो हाउस ऑफ द राइजिंग सन 1985 में अपनी शुरुआत की। दोनों भूमिकाओं में उन्हें एक समलैंगिक के रूप में चित्रित किया गया और वे आर्थिक रूप से असफल रहीं। नॉरिस ओनील के रूप में फिर से वह मुख्यधारा की कॉमेडी सेक्स अपील 1986 में दिखाई दी। 1986 में उन्होंने इफ लुक्स कुड किल, 2 स्टूडेंट अफेयर्स, 2 यंग नर्स इन लव, 2 और स्लैमर गर्ल्स में छोटी भूमिकाएं की, जो जेल में महिलाओं की फिल्म शैली का एक स्पूफ था। 2 उनकी पहली महत्वपूर्ण भूमिका स्टीलिंग होम 1988 में थी। 2 जिसमें उन्होंने लेस्ली की भूमिका निभाई थी, जो एक युवा महिला है जो एक किशोर जोनाथन सिल्वरमैन द्वारा अभिनीत को बहकाती है। 1990 में वह द बोनफायर ऑफ द वेनिटीज में दिखाई दीं। 2 उनकी मूवी क्रेडिट में मैन ऑफ द ईयर 1995, 2 मैटरनल इंस्टिंक्ट्स 1996, 2 ब्रेस्टमेन 1997, 2 साइको बीच पार्टी 2000, 2 और द इनर सर्कल 2003 शामिल है। 2 वह मैथ्यू पेरी और सलमा हायेक के साथ फिल्म फूल्स रश इन 1997 में एक व्यवसायी महिला के रूप में दिखाई दी। उन्होंने एक पागल धार्मिक महिला की भूमिका निभाई जो अपने पति और भाई के साथ मिलकर कैंपिंग के दौरान शुद्धता के नियमों को तोड़ने वाले जोरों को फिल्म टिम्बर फॉल्स में प्रताड़ित करती है। उनकी टेलीविजन क्रेडिट में मैरिड विद चिल्ड्रन, 2 द 5 मिसेस बुकानन्स, 2 हार्ट्स अफायर, सुपरनैचुरल और ग्लोरी डेज शामिल है। 2 उन्होंने नॉर्दर्न एक्सपोजर में अतिथि भूमिका निभाई। 2 1992 के एपिसोड इट हैपन्ड इन जूनो में एक कामुक डॉक्टर की भूमिका निभाई, जो रॉब मोरो द्वारा निभाए गए डॉ. जोएल फ्लेशमैन के साथ वन नाइट स्टैंड की तलाश में थी। 1997 में
वह रेसी शोटाइम सीरीज विमेन स्टोरीज ऑफ पैशन द बिटर एंड द स्वीट 2:17 में दिखाई दी। केट ऑस्टेन की मां डायने के रूप में हिट एबीसी सीरीज लॉस्ट में उनकी एक छोटी आवर्ती भूमिका थी। उन्होंने सुनामी के दौरान सीएसआई मियामी 2019 में वह हॉलमार्क चैनल की फिल्म सिस्टर ऑफ द ब्राइड में थीं। वह कई थिएटर प्रस्तुतियों में नजर आ चुकी है, जैसे कि कार्नल नॉलेज, 2 ट्रिपलेट्स इन यूनिफॉर्म और जास्ट्रोजी, 2 द मास्टर ऑफ डिसिप्लिन, जिसकी उन्होंने सहनिर्माता भी है। न्यूयॉर्क में उन्होंने द माउस ट्रैप, 2 द लायन इन विंटर और कई अन्य में अभिनय किया है। वह हाल ही में शिकागो नॉर्थलाइट थिएटर प्रोडक्शन में बैड डेट्स नामक वन वुमन शो में नजर आई थीं। ब्रॉड्रिक ने डेनिस बेली के साथ ए कप ऑफ जो, वंडरलैंड और लिटरेटी लिखी है। उन्होंने सबरीना द टीनएज विच के 3 एपिसोड निर्देशित किए, गिल्टी 2002, क्लाउड 10 2002 और मेकिंग द ग्रेड 2001। व्यक्तिगत जीवन ब्रॉड्रिक ने द बोनफायर ऑफ द वेनिटीज 1990 के निर्माण के दौरान निर्देशक ब्रायन डी पाल्मा के साथ 1 साल तक रोमांस किया। उन्होंने 29 अप्रैल 2005 को स्कॉट पैटी से शादी की। ब्रॉड्रिक मोमेंटम की संस्थापक सदस्य है, जो न्यूयॉर्क में एड्स से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्थापित पहले संगठनों में से एक है। वह सिटी लाइट महिला पुनर्वास कार्यक्रम की सेलिब्रिटी एक्शन काउंसिल की संस्थापक सदस्य भी है, जो बेघर महिलाओं को हाथों हाथ सेवा प्रदान करती है, उन्हें मादक द्रव्यों के सेवन से उबरने और नौकरी कौशल सीखने में मदद करती है। 2014 तक ब्रॉड्रिक ऑस्टिन, टेक्सास में रहती थीं, जहां वह इंडी फिल्मों और स्थानीय थिएटर प्रस्तुतियों में दिखाई देती है। कॉल्ट प्रटीज का जन्म 28 अगस्त 1985 को हुआ था। कॉल्ट प्रटीज एक अभिनेता है जो डर्टी डांसिंग 2017, द मैरी जेंटलमैन 2024 और दिस इज अस 2016 के लिए मशहूर है। कॉल्ट प्रटीज एंजेलिना मलिन्स के साथ 28 दिसंबर 2013 से विवाहित है। मार्क एंथोनी सैमुअल, एनिमेशन इंटरैक्टिव। मार्क एंथनी सैमुअल लॉस एंजल्स में स्थित एक टेलीविजन, फिल्म और वॉइस ओवर अभिनेता है। शिकागो के मूल निवासी, मार्क ने पोर्टलैंड रिपर्टरी थिएटर कंपनी के साथ मंच पर अपना करियर शुरू किया। उन्हें वर्तमान में एबीसी के जनरल हॉस्पिटल में फेलिक्स डुबोइस की भूमिका में देखा जा सकता है। द मेरी जेंटलमैन केट की कहानी है, जो एक युवा महिला है जो अपने दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मी पति से भागकर शिकागो चली जाती है। अपने नए जीवन में वह एक सहकर्मी से दोस्ती करती है, लेकिन अन्यथा वह अपने पति के हालिया हमले से बची एक काली आंख की शर्मिंदगी के कारण खुद को अलग रखती है। उसके सामने आने वाले ज्यादातर लोग नीच चरित्र के होते हैं, जो उसके अकेलेपन और एकांत की भावनाओं को और मजबूत करता है। एक रात वह पेशेवर हिटमैन फ्रैंक लोगन की राइफल स्कोप के माध्यम से एक कार्यालय की खिड़की में दिखाई देती है, जो विपरीत इमारत की छत पर है, क्योंकि वह दूसरी मंजिल पर रहने वाले व्यक्ति को गोली मारने की तैयारी कर रहा है। बाद में जाने के बजाय वह अपनी टोपी उतारता है और बाहर निकलता है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से कूदने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही केट फुटपाथ पर कदम रखती है, वह गिरती हुई बर्फ को देखती है और फ्रैंक को किनारे पर देखती है। वह चिल्लाती है, जिससे वह चौंक जाता है और सुरक्षित रूप से छत पर पीछे की ओर गिर जाता है। वह क्रिसमस ट्री खरीदकर अपने जीवन में थोड़ी सी खुशी लाने का फैसला करती है। उस रात बाद में वह अपने अपार्टमेंट की इमारत में फ्रैंक से मिलती है। वह उसे छत पर मौजूद आदमी के रूप में नहीं पहचानती है और वह बड़े क्रिसमस ट्री को उसके अपार्टमेंट तक ले जाने में उसकी मदद करता है। बाद में वह उससे मिलने के लिए वापस आता है, लेकिन निमोनिया के कारण बेहोश हो जाता है, इससे पहले कि वह यह बता पाता कि वह वहां क्यों है। केट उसे अस्पताल ले जाती है और वहां उनकी बातचीत की अजीबता के बावजूद वे एक ऐसी दोस्ती विकसित करते हैं जिसमें रोमांस के संकेत है। उसकी रिहाई के कुछ समय बाद
वह उस पुरानी टोपी का जिक्र करती है जिसे वह पहनता है और उसने जो चीजें देखी है के बारे में आश्चर्य करती है। अनजाने में फ्रैंक द्वारा मारे गए कई लोगों का जिक्र करती है। इस बीच केट फ्रैंक की नवीनतम हत्या की जांच करने वाले जासूस मर्चेसन की रोमांटिक रुचि भी बन जाती है। मर्चेसन केट को काम के बाद अपने कार्यालय में रुकने के लिए कहता है, संभवतः मामले पर चर्चा करने के लिए, लेकिन उसे उम्मीद है कि यह एक डेट होगी और वह इन इरादों के बारे में नहीं बताता है। केट ने मुलाकात को छोटा कर दिया जब उसे मर्चेसन की रोमांटिक रुचि का एहसास हुआ। शुरुआत में पुलिस इस तथ्य से अनजान रहती है कि फ्रैंक एक पेशेवर हत्यारा है, क्योंकि उसने हत्या का आरोप किसी दूसरे व्यक्ति पर लगाया था, जिसे उसने इस तरह से मारा कि पुलिस को संदेह हो कि उसने आत्महत्या की है। हालांकि जटिलताएं तब आती है जब केट के पति डिटेक्टिव माइकल एलखार्ट उसे खोजते हैं और उसके अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। माइकल कसम खाता है कि वह एक सुरक्षित और आध्यात्मिक व्यक्ति बन गया है, लेकिन मुठभेड़ केट को बुरी तरह से हिला देती है। वह मदद के लिए मर्चेसन की ओर मुड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह हस्तक्षेप कर सके, फ्रैंक ने माइकल को उसके मोटल के कमरे में घातक गोली मार दी और इसे आत्महत्या जैसा बना दिया। पुलिस को संदेह होने लगता है कि फ्रैंक तीनों मौतों के पीछे हो सकता है। मर्चेसन केट को दूसरी डेट पर चलने के लिए कहता है, जिसे वह अनिच्छा से स्वीकार करती है। हालांकि यह डेट तब बहुत अजीब हो जाती है जब वह बताता है कि उसे फ्रैंक पर हत्यारा होने का संदेह है। अपने मृत पति के बारे में दोषी महसूस करते हुए और मर्चेसन के संदेह से परेशान होकर वह एक चर्च जाती है। फ्रैंक उसे वहां पाता है, लेकिन उसे कभी भी उसे नुकसान न पहुंचाने के उसके वादे से सांत्वना नहीं मिलती। फ्रैंक चर्च छोड़ देता है और चुपचाप उसके जीवन से बाहर चला जाता है। उसे एक पेशेवर हत्यारे को जानने के डर के अधीन नहीं करना चाहता। फ्रैंक के जाने का सटीक विवरण अस्पष्ट है। जाहिर तौर पर आत्महत्या के बारे में सोचते हुए वह जंगल के ऊपर एक ऊंचे पुल पर जाता है और अपनी टोपी नीचे नदी में फेंक देता है। फिर एक और कार आती है और एक आदमी बाहर निकलता है। हम बाद में फ्रैंक को पानी से अपनी टोपी निकालते हुए देखते हैं। दर्जी के रूप में अपने नीरस दिन की नौकरी से असंतुष्ट, अपने जीवन के एकमात्र सुखद पहलू को पीछे छोड़कर और अपने भयावह पक्ष के परिचित प्रतीक को अपने सिर पर वापस रखकर वह जंगल में चला जाता है। रालना, माइकल कीटन, फ्रैंक लोगन, केली मैकडोनाल्ड, केट फ्रेजियर, टॉम बेस्टोनेस, मर्चेसन, बॉबी कैनावले, माइकल एलखार्ट, डेविड डिनो वेल्स जूनियर राहगीर के रूप में, डार्लिन हंट डायने के रूप में, गाय वैन स्वेरिंजन, गोल्डमैन, विलियम डिक, मिस्टर वेस। शुरुआत में पुलिस इस तथ्य से अनजान रहती है कि फ्रैंक एक पेशेवर हत्यारा है, क्योंकि उसने हत्या का आरोप किसी दूसरे व्यक्ति पर लगाया था, जिसे उसने इस तरह से मारा कि पुलिस को संदेह हो कि उसने आत्महत्या की है। हालांकि जटिलताएं तब आती है जब केट के पति डिटेक्टिव माइकल एलखार्ट उसे खोजते हैं और उसके अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। माइकल कसम खाता है कि वह एक सुरक्षित और आध्यात्मिक व्यक्ति बन गया है, लेकिन मुठभेड़ केट को बुरी तरह से हिला देती है। वह मदद के लिए मर्चेसन की ओर मुड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह हस्तक्षेप कर सके, फ्रैंक ने माइकल को उसके मोटल के कमरे में घातक गोली मार दी और इसे आत्महत्या जैसा बना दिया। पुलिस को संदेह होने लगता है कि फ्रैंक तीनों मौतों के पीछे हो सकता है। मर्चेसन केट को दूसरी डेट पर चलने के लिए कहता है, जिसे वह अनिच्छा से स्वीकार करती है। हालांकि यह डेट तब बहुत अजीब हो जाती है जब वह बताता है कि उसे फ्रैंक पर हत्यारा होने का संदेह है। अपने मृत पति के बारे में दोषी महसूस करते हुए और मर्चेसन के संदेह से परेशान होकर वह एक चर्च जाती है। फ्रैंक उसे वहां पाता है, लेकिन उसे कभी भी उसे नुकसान न पहुंचाने के उसके वादे से सांत्वना नहीं मिलती। फ्रैंक चर्च छोड़ देता है और चुपचाप उसके जीवन से बाहर चला जाता है। उसे एक पेशेवर हत्यारे को जानने के डर के अधीन नहीं करना चाहता। फ्रैंक के जाने का
सटीक विवरण अस्पष्ट है। जाहिर तौर पर आत्महत्या के बारे में सोचते हुए वह जंगल के ऊपर एक ऊंचे पुल पर जाता है और अपनी टोपी नीचे नदी में फेंक देता है। फिर एक और कार आती है और एक आदमी बाहर निकलता है। हम बाद में फ्रैंक को पानी से अपनी टोपी निकालते हुए देखते हैं। दर्जी के रूप में अपने नीरस दिन की नौकरी से असंतुष्ट, अपने जीवन के एकमात्र सुखद पहलू को पीछे छोड़कर और अपने भयावह पक्ष के परिचित प्रतीक को अपने सिर पर वापस रखकर वह जंगल में चला जाता है। एक रात वह पेशेवर हिटमैन फ्रैंक लोगन की राइफल स्कोप के माध्यम से एक कार्यालय की खिड़की में दिखाई देती है, जो विपरीत इमारत की छत पर है, क्योंकि वह दूसरी मंजिल पर रहने वाले व्यक्ति को गोली मारने की तैयारी कर रहा है। बाद में जाने के बजाय वह अपनी टोपी उतारता है और बाहर निकलता है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से कूदने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही केट फुटपाथ पर कदम रखती है, वह गिरती हुई बर्फ को देखती है और फ्रैंक को किनारे पर देखती है। वह चिल्लाती है, जिससे वह चौंक जाता है और सुरक्षित रूप से छत पर पीछे की ओर गिर जाता है। वह क्रिसमस ट्री खरीदकर अपने जीवन में थोड़ी सी खुशी लाने का फैसला करती है। उस रात बाद में वह अपने अपार्टमेंट की इमारत में फ्रैंक से मिलती है। वह उसे छत पर मौजूद आदमी के रूप में नहीं पहचानती है और वह बड़े क्रिसमस ट्री को उसके अपार्टमेंट तक ले जाने में उसकी मदद करता है। बाद में वह उससे मिलने के लिए वापस आता है, लेकिन निमोनिया के कारण बेहोश हो जाता है, इससे पहले कि वह यह बता पाता कि वह वहां क्यों है। केट उसे अस्पताल ले जाती है और वहां उनकी बातचीत की अजीबता के बावजूद वे एक ऐसी दोस्ती विकसित करते हैं जिसमें रोमांस के संकेत है। उसकी रिहाई के कुछ समय बाद वह उस पुरानी टोपी का जिक्र करती है जिसे वह पहनता है और उसने जो चीजें देखी है के बारे में आश्चर्य करती है। अनजाने में फ्रैंक द्वारा मारे गए कई लोगों का जिक्र करती है। इस बीच केट फ्रैंक की नवीनतम हत्या की जांच करने वाले जासूस मर्चेसन की रोमांटिक रुचि भी बन जाती है। मर्चेसन केट को काम के बाद अपने कार्यालय में रुकने के लिए कहता है, संभवतः मामले पर चर्चा करने के लिए, लेकिन उसे उम्मीद है कि यह एक डेट होगी और वह इन इरादों के बारे में नहीं बताता है। केट ने मुलाकात को छोटा कर दिया जब उसे मर्चेसन की रोमांटिक रुचि का एहसास हुआ। तो दोस्तों ये एक रोमांटिक मूवी रहने वाली है। मूवी की लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 45 मिनट टोटल एक तरह से लेंथ रहने वाली है। बाकी इस टाइटल से पहले भी एक मूवी हमें 2008 में देखने को मिल चुकी है, लेकिन ये उससे डिफरेंट रहने वाली है। दोस्तों इसे OTT प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दिया जाएगा 20 तारीख को, तो आप वहाँ पर जाकर इसे एंजॉय कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।